मिड डे प्राइम, मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 28.32% हुआ मतदान। 230 सीटों पर मतदान जारी। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। पीएम मोदी ने की युवाओं से अधिक मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 19.67% हुआ मतदान। दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग जारी। चुनावी मैदान में 958 उम्मीदवार। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री ने हर वोट को लोकतंत्र के लिए बताया बहुमूल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता। पश्चिम एशिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच ग्लोबल साउथ के देशों के बीच एकता और सहयोग की जरूरत पर दिया जोर। कहा, बातचीत से निकाला जाए हर संघर्ष का समाधान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 5 आतंकियों को किया ढेर। ऑपरेशन अभी भी जारी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने IPEF निवेश फोरम की बैठक में लिया हिस्सा। अनेक देशों के सस्टेनेबल क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग में भारत का किया प्रतिनिधित्व। भारत और अमेरिका ने $1 अरब के US इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड की घोषणा। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ का शपथ ग्रहण समारोह आज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। और इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग मिलने का किया दावा। अस्पताल परिसर के निकट एक महिला बंधक के शव मिलने का भी किया दावा। हमास ने खबरों को बताया झूठ। और अब सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर विस्तार से नजर। तो मिड डे प्राइम में बात करते हैं चुनावी राज्यों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 28.32% मतदान हुआ। राज्य की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कुछ विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसमें बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा सीट और मंडला और डिंडौरी जिले के कुछ मतदान केंद्र शामिल हैं। 252 महिलाओं समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में है। राज्य की हॉट सीट की बात करें तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दतिया से नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों के साथ साथ राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार युवाओं को भी 371 मतदान केंद्र संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिलाओं द्वारा संचालित 5160 पिंक बूथ और दिव्यांगों द्वारा संचालित 183 मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा 3000 आदर्श मतदान केंद्र और 60 पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में राज्य के कद्दावर नेता भी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा निर्वाचन के लिए सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र ग्राम जैत के शासकीय माध्यमिक शाला भवन में मताधिकार का उपयोग किया। माध्यमिक शाला जैत स्थित मतदान केंद्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से उम्मीदवार हैं।
भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अपने पैतृक निवास डुंडा टीकमगढ़ में अपने मताधिकार का उपयोग किया। इंदौर वन से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपना वोट डाला। मतदान बूथ संख्या 88 पर उन्होंने वोटिंग की। वोट डालने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने मतदाताओं से अपने घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले शिकारपुर के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उनके साथ सांसद नकुल नाथ और पुत्रवधू प्रियानाथ भी मौजूद रहीं। इसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा के ग्राम शिकारपुर के मतदान केंद्र में नकुल नाथ और प्रियानाथ के साथ मतदान किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के एक पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद नरोत्तम मिश्रा 150 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ की बूथ संख्या 74 पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि राज्य में 5वीं बार उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और लोरमी से पार्टी के उम्मीदवार अरुण साव ने बिलासपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंदौर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर ग्वालियर सीट का महत्व देखते हैं तो काफ़ी चर्चा में ये रही। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से वहां पर मताधिकार के प्रयोग के लिए लोग आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और किस तरह से मतदान के इस पर्व में उनकी भागीदारी आप देख रहे हैं? देखिए रमा, जो हमें जानकारी मिल रही है पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 35% के आसपास जो मतदान है वो हो चुका है और अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। चूँकि दोपहर का समय है तो लोग लंच करने के बाद निकलेंगे। और इस समय रमा मैं बता दूं कि ग्वालियर के ग्रामीण इलाके में मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे जो आपको पोलिंग स्टेशन दिखाई दे रहा है वह ग्वालियर ग्रामीण का है। अगर आप देखें कि ये चुनाव और ख़ासतौर से ग्वालियर संभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उसके लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें कि जयपुर और ये ग्वालियर और जो चंबल संभाग था उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जीती थी और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर उनका प्रभाव था। तो क्या इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया चूँकि बीजेपी के साथ हैं तो क्या जो 2018 का जो प्रदर्शन है वो ऐसा प्रदर्शन दोबारा दोहरा पाएंगे? दूसरा, अगर आप मोटा मोटी पूरे चुनाव को देखें कि तमाम तरह के वायदे और तमाम तरह के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और अभी भी जनता वोट कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जहां 11 गारंटियों का जिक्र किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तमाम जो अपने वायदे हैं और जो तमाम योजना हैं उनको लेकर गई। लेकिन मैं जब खंडवा जा रहा था तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मुझे दिखाई दी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के आधार को देखें तो बदलाव के आधार पर अगर जो जनता है वो वोट करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए करेगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगी तो उसकी जो लाडली योजना जो है, जो खासतौर से शिवराज सिंह चौहान की एक महत्वपूर्ण योजना है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। क्योंकि जब हम खंडवा में जा रहे थे तो कुछ ग्रामीण महिलाएं निकलती हुई जा रही थी और वो ये कह रही थी क्या शिवराज ने पैसा भेज दिया बैंक में?
तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं वो दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी भले ही जातिगत जनगणना की बात करती हो, लेकिन उसको भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाएं खासतौर से ग्रामीण और गरीबों को लेकर, तो जातिगत जनगणना उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगी। दो मुद्दे हैं, या तो लाडली एक बड़ी भूमिका निभा सकती है क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं। जी नीरज, तमाम मुद्दे हैं, तमाम दावे हैं, तमाम वादे भी हैं। मतदाता किस तरह से इन पर विश्वास कर रहे हैं और मतदाता किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे। अगर आपके कैमरा पर्सन हमें दिखा पाएं इस वक्त किस तरह से वहां पर मतदान के लिए लोग आए हुए हैं, किस तरह से मुद्दों के शोर में, किस तरह से वादों की भीड़ में वो अपने प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं। नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज, आपसे हम उत्साह की बात कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जो मतदाता हैं वो लगातार सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस तरह के इंतजाम इस बार किए हैं कि किसी भी मतदाता को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, ना बहुत ज़्यादा जो लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इस तरह के इंतजाम में आपके बैठने की व्यवस्था है, मतदान केंद्र है, उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ाई गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति वोट करने के लिए आए तो उसको किसी भी तरह की जो परेशानी है वो ना उठानी पड़े। और 12 बजे तक, जैसा कि मैं बता रहा था, नीरज आप हमारे साथ बने रहे, 35% के आसपास मतदान। बिल्कुल नीरज और चंद्रशेखर और अजीत, आप हमारे साथ बने रहे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त अपना संबोधन है, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये कहना है, और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आए, क्योंकि जनता खुद यहां के घोटालों को समझे और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए। हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ही बोले बस इसके बाद मैं रिटायर होता हूं। और उनका कुछ फार्म हाउस होते ना, फार्म हाउस में सब सहूलतें बना लिए हैं, उस फार्म हाउस में वो जाके बैठने वाले हैं। तो इसीलिए जब खुद मैं रिटायर हो रहा हूं, फार्म हाउस में जा रहा हूं, ये बात जब कहते हैं तो उनको कम से कम विदाई के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करो, बाय बाय टाटा करके भेजना ना भी। अगर जो आदमी खुद जाने को भी तैयार है और लोग भी भेजने को तैयार है, तो ये आज हालात उनकी है। लेकिन मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वायदा किया था तेलंगाना के लोगों को, सोनिया गांधी जी ने, कि आपको स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बना के दूंगी। उन्होंने करके दिया, उन्होंने करके दिया, और आज उनका नाम भी कोई याद नहीं करता उधर के लोग। कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है, लेकिन जो फायदा उठा रहे हैं आज, उनके जबान से सोनिया गांधी का नाम नहीं आता। और सोनिया गांधी अगर नहीं इसको मानती तो क्या इनके वोट थे क्या इनके पास 2/3 वोट चंद्रशेखर के पास या दूसरे उनके कोई साथी के पास थे? कुछ नहीं। लेकिन जो आपने, जो पार्टी उनके लिए, सारे जनता के लिए की है,
याद तो करो जो त्याग करके, और बहुत से लोग नाराज थे कि जो ये नहीं करना बोल के, लेकिन उनकी नाराजगी को अलग रखकर सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाया। तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पे कौन बैठे? जो आदमी तेलंगाना बनाने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अब ऐसा तो एजिटेशन पूरे तेलंगाना में बहुत लोग की है, बहुत लोग गोलियां खाई, लाठी खाए, मरे। उनके वजह से आखिरी में सोनिया गांधी जी ने मानकर ये तुम्हारे को आज तेलंगाना मिला है। तो इसका फायदा जनता की भलाई करने के बजाय सब लोग लूटते जा रहे। अब इरिगेशन में लूटना, सैंड में लूटना, माइनिंग में लूटना, कोयले में लूटना, कितने लूट करने के लिए आप तेलंगाना लिए क्या? तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सीधा संबोधन आप देख रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की भी, जहां पर जो विधानसभा चुनाव का, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो दूसरे चरण का वहां पर मतदान हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी लगातार वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की बात भी बताएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं अजीत द्विवेदी और हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़े हुए इंदौर से। चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहेंगे। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर कई मायनों में मशहूर है, ये अपने चटकारे के लिए मशहूर है और चटकारेदार बातें भी चुनाव प्रचार के दौरान खूब हुई। लेकिन अब किस तरह से जो मतदाताओं का उत्साह है उसके चटक रंग देखने को मिल रहे हैं? आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक रोबोट है जो कि आदर्श मतदान केंद्र में रखा गया है और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई एम ए प्राउड वोटर, यानी कि जो भी वोटर यहाँ पर आएंगे उनको ये वेलकम कर रहा है। एक नई तस्वीर, हाईटेक तस्वीर। अब चुनाव आयोग भी, क्योंकि समय के साथ साथ कई परिवर्तन आए हैं चुनाव मतदान प्रक्रिया में, और ये तस्वीर का नज़र आप देखिए जो इतने दिनों से निर्वाचन आयोग ने कोशिशें की थी वो ज़मीन पर रंग लाते हुए दिख रही हैं। इंदौर में काफ़ी खचाखच भीड़ यहाँ पर है और जितने भी लोग हैं वो इस पोलिंग बूथ में आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े ही बेसब्री से ये इंतज़ार है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र का ये उत्सव है, मतदाताओं का उत्सव है। आज वादे और प्रतिवाद संवाद जो भी था वो उसका प्रचार 2 दिन पहले थम गया और आज वोटर अपने मन में एक सोच के साथ आया होगा कि वो क्या अपनी नई सरकार या जो भी सरकार वो चुनकर लाता है वो सरकार क्या करे उनके लिए। ये तस्वीर जो है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये एक इंदौर का मॉडल पोलिंग बूथ है जहाँ पर तमाम सुविधाएं वोटरों के लिए भी चुनाव आयोग ने दी हैं। मतदाता बेहद ख़ास है आज के दिन और इसीलिए तमाम रंगोलियाँ यहाँ पर सजाई हैं, सजावटें की हैं, ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। जो माताएं आ रही हैं जिनके बच्चे हैं उनके लिए फीडिंग रूम यहाँ पर बनाया गया है, हेल्थ सर्विस यहाँ पर है, पानी की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो, बैठने के लिए जो बुज़ुर्ग लोग आए हैं व्हील चेयर की सुविधा यहाँ पर है, हाईटेक यहाँ पर डिजिटल जिस तरीके से यहाँ पर एक साइनिंग बोर्ड लगाया है जहाँ पर मतदाता साइन करता है और उनकी डिजिटल फ़ोटो खींच के आती है और एक प्रमाण पत्र उनको मिलता है। तो ये एक रंग है चुनाव का जो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। रमा, बिल्कुल चंद्रशेखर, आपने उत्साह तो दिखाया लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बात की है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मतदाताओं के मन में हैं? देखिए, हर किसी का अपना अपना मुद्दा है। जो बुजुर्ग हैं उनके मन में अपनी बातें हैं और जो युवा हैं उनके मन में अपने चीज़ें हैं। जैसे कि वो युवा चाहते हैं कि जो सरकार आए वो सरकार उनकी इच्छाओं को पूरा करे, जैसे रोज़गार की समस्याएं हैं या वो नए विश्वविद्यालय हैं या फिर नए शिक्षण संस्थान हैं, उनको वो चाहते हैं कि वो राज्य से बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो राज्य के बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हैं और कई सारे जो लोग हैं वो
बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। हालांकि पलायन एक कॉमन मुद्दा है आजकल, लेकिन इसके बावजूद भी लोग चाहते हैं कि रोजगार उनके घर के आसपास रहे। और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जो बात है, जो दोनों ही पार्टियां अपने दावे कर रही हैं, उनके बीच में अब ये किन दावों को और किन वादों को जनता मानती है, वो अब ये अपने पोलिंग बूथ पे वो आज अपने मताधिकार के जरिए बता देगी। लेकिन बिल्कुल बड़ी बात यह है कि मतदाता लगातार आ रहे हैं, उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह वहां पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए रमा, उत्साह बना हुआ है और सुबह 7 बजे से ही लगातार जो है कतारें लगना शुरू हो गई थी। हालांकि देखिए चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है इस बार की बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा नहीं हो पा रही है, कतारें लगती है और तुरंत जो है आसानी से सभी अपना मतदान कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि आज जो मतदान हुआ है उसमें सुबह से ही जो है महिलाओं का प्रतिशत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है और पुरुषों की अपेक्षा, और महिलाएँ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं मतदान में। जो कि अगर हम 5.5 करोड़ जो मतदाता हैं मध्य प्रदेश में उनकी बात करें तो उसमें से करीब 2 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा जो है वो महिला मतदाता है। और महिलाओं में काफ़ी इस समय जागरूकता, और महिला ही इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में भी है। आप समझ सकिए जितनी भी दोनों पार्टियां रही हैं, जितनी भी यहाँ पर दल रहे हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दलों की बात की जाए, आपकी, सपा की, बीएसपी की, सभी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की है। सभी ने महिलाओं को लेकर तमाम घोषणाएं की है, तमाम वादे किए हैं। और शायद यही कारण है या महिलाएं इतनी जागरूक हैं यहाँ पर कि सुबह से ही महिला जो है बड़ी संख्या में वोट डालने आ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, अभी तक करीब 35% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और लेकिन बहुत ज़्यादा आपको भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन लोग आसानी से आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। इस समय भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा के एक पोलिंग बूथ में है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर लोग जो है पोलिंग बूथ में आकर वोटिंग करके आसानी से चले जा रहे हैं। मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, बिल्कुल चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम है हो रही है। और ये देखिए लगातार ये क्रम बना हुआ है, बिल्कुल लगातार क्रम बना हुआ है। 2 किलोमीटर के अंदर आप नजर बनाए रखें, जिस कारण से बिल्कुल आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल नीरज आपका ग्वालियर से, और अजीत आपका भोपाल से, और चंद्रशेखर आपका इंदौर से बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं। अब तक 19.67% मतदान की खबर है। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरवादी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, सैबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और मतदान की प्रक्रिया लगातार यहां पर भी जारी है दूसरे चरण के लिए। और हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे और मतदान के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें 19% से ज़्यादा जो है मतदान वहाँ पर हुआ है। बेहद अहम सीटें हैं। और हमारे संवाददाता धीरज ने उत्तर रायपुर के एक मतदान स्थल का जायजा लिया जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं हैं। उत्तर रायपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर 201 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को वोटिंग कराने से लेकर जो तमाम जो कार्य होते हैं, स्याही लगाने के कार्य, रजिस्टर में नाम दर्ज करने के कार्य महिलाओं के जिम्मे हैं। ये
छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है। आंकड़े हैं कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 201 मतदान केंद्र हैं और इन 201 मतदान केंद्रों पर 804 जो महिलाएं हैं इस भूमिका में हैं। महिलाओं को ये हक मिला है, इससे आप कितना खुश हैं? खुश है ना, बहुत खुश हैं। अच्छा लगा देख के कि फर्स्ट टाइम ऐसा पावर मिला है लेडीज पे, और अच्छी लग रही हैं सब अंदर बैठी हुई। दूसरे चरण में जो पुरुषों की तुलना में महिला वोटर जो हैं वो अधिक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? बहुत अच्छी बात है ये, और जहाँ लेडीज़ों का, औरतों का सम्मान होगा, वो घर हो, राज्य हो, एरिया हो, उन्नति करेगा ही करेगा। लेडीज़ को सम्मान मिलना ही चाहिए और वो राज्य ने किया है, बहुत अच्छी बात है ये जो सराहनीय काम किया गया है, ये महिलाओं को आगे लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। आंकड़े हैं कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1004 है। जाहिर सी बात है महिलाओं को ये पहला बार ये हक, ये अधिकार मिला है, ये गौरवपूर्ण पल है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रायपुर। तो हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं जो हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं, और हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से मतदान हो रहा है, क्या कुछ मतदाताओं का उत्साह है। रायपुर से हमारे साथ धीरज जुड़ चुके हैं और पाटन से अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपके पास आना चाहेंगे। अभी तक जो हमारे पास खबर है वो 19% से कुछ ज़्यादा प्रतिशत मतदान की खबर है। क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्या कुछ अपडेट हुआ है, किस तरह से वहाँ पे प्रबंध है? आपने दिखाया है जो मतदाता हैं उनका उत्साह और उनके मुद्दे क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं जो 19% का जो आंकड़ा आपने जो बताया मुझे वो 11 बजे का है और अभी अब लगभग 1:30 बजने जा रहे हैं। अभी वो आंकड़े 1:30 बजे के डले नहीं हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि 30 से अधिक प्रतिशत मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सूर्य का पारा तेज है यहाँ पे, लेकिन लंबी कतारों को भी आप देखिए। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 3 कतारें महिलाओं की, 1 कतारें पुरुषों की। ये एक बूथ की स्थिति है। ऐसी 6 बूथ है, 7 बूथ है इस केंद्र पे जो रायपुरा का जो केंद्र से, ये रायपुरा का ये प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर ऐसे 7 बूथ हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तादाद में लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और जहां तक आपने बात की स्थानीय मुद्दों की, स्थानीय बात की, यहाँ कई स्थानीय मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जो हमारे साथ जो कई जागरूक मतदाता भी हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या हैं। ये तथ्य जरूर है कि जो पिछली बार साल 2018 में जो चुनाव हुआ था, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि साल 2018 में जो चुनाव था वो चुनाव एक तरफा था, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, इस बार कड़ा मुकाबला है छत्तीसगढ़ में। दोनों सियासी दल एक दूसरे से कमजोर की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। चुनावी मुद्दे की बात हो, चाहे कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप हो, शराब घोटाला हो, बिल्कुल तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। आपके पास आएंगे धीरज। अश्विनी भी हमारे साथ पाटन से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, धीरज हमें दिखा रहे हैं किस तरह से जो मतदाता हैं लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर। आप किस तरह का नज़ारा पाटन से दिखाना चाहेंगे और किस तरह की अगर चुनावी लड़ाई जो है पाटन में है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। रमा, मैं खुद दिखाता हूं, अजीत हमारे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे कि किस तरीके से महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह है। भले ही राजनीतिक दल महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में कोताही बरतते हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। यहाँ का लिंगानुपात 1004 के आसपास है, जो कि ये बताता है कि महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के अनुपात में यहाँ पर ज़्यादा है। और वही यहाँ पर बूथ में आप साफ तरीके से देख सकती है, ये एक पिंक पोलिंग बूथ है। संगवारी मतदान केंद्र से कहा जाता है। ये ऐसे मतदान केंद्र होते हैं जहाँ पर महिला पीठासीन अधिकारी, महिला पोलिंग अफसर 2, मतदान कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, सब के सब महिलाएं होती। लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं होती कि मतदान पुरुष ही करेंगे। आश्चर्यजनक तरीके से पुरुषों की संख्या यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है, पुरुष आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या लंबी लंबी कतारें इस बात का
इस बात को तस्दीक करती है कि कितना जबरदस्त भूपेश बघेल प्रत्याशी है। सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने उतारा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो गुट है उसके अमित जोगी यहाँ पर उन्होंने अपना पर्चा भर के इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। साथ ही साथ दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो इस दुर्ग संभाग में कुल 20 सीटें हैं। 20 सीटों में 8 सीटें जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की थी, पहले चरण में उनमें मतदान हो चुका है। राजनांदगांव और अन्य सीटें अगर खुज्जी और पंडरिया इन सब की बात करें, उसके अलावा दुर्ग संभाग की 12 सीटों पर लगातार मतदान चल रहा है। रायपुर संभाग में 20 सीटें, सरगुजा संभाग में 14 सीटें, बिलासपुर संभाग में 24 सीटें, इन पर जबरदस्त तरीके से मतदान चल रहा है। कमोवेश आंकड़े जो थे वो 11 बजे तक का आपने खुद ही बताया, धीरज ने बताया, वो अपडेट होकर 1 बजे के आधिकारिक आंकड़े आएंगे तो हम जरूर बता पाएंगे। लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि अब जब 5 बजे तक ही मतदान होना है इन मतदान केंद्रों पर, तो जनता जल्दी से जल्दी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। और साफ तरीके से यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर 4 बूथ हैं और बहुत सारे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सेल्फी पॉइंट है, साथ ही साथ एक उत्सव जैसा माहौल है रमा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अश्विनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम दूसरे चरण के चुनाव की यहाँ पर बात करते हैं, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया है कि सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला, तो क्या सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है या कुछ सीटें ऐसी हैं? रमा, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला। पाटन ऐसी सीट है, कोटा ऐसी सीट है। अजीत जोगी की पत्नी जो है रेणु जोगी वहां से उम्मीदवार है। जहां जहां पर इन सभी क्षेत्रों में, बिलासपुर के आसपास के संभाग के कई क्षेत्रों में और दुर्ग क्षेत्र में अजीत जोगी का एक अच्छा होल्ड रहा है और वो अच्छा होल्ड कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विरासत के रूप में अमित जोगी और रेणु जोगी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है, ये उनके लिए अपने वजूद का संघर्ष का चुनाव है, ये उनके लिए अपने अस्तित्व के बचा के रखने का चुनाव है, क्योंकि मुख्य मुकाबला मैक्सिमम सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है जहां पर मुकाबले हैं। हाँ, कुछ और छोटी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जमीन पर संगठन में और क्षेत्र में उतना ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय पार्टियां हैं, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी जिसको कहते हैं, हमर पार्टी, हमर राज पार्टी एक यहाँ पर आई हुई है, वो ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो कि बड़े राजनीतिक दलों के लिए जरूर सिरदर्द साबित कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वोट कटेगा तो बीजेपी को इस क्षेत्र में बहुत कुछ खोने के लिए बिल्कुल पिछले चुनाव में परिणामों के हिसाब से अगर देखें बिल्कुल तो बेहद अहम फैक्टर अश्विनी आप बता रहे हैं। राजनीतिक दल जो दूसरे हैं उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल बेहद अहम बातें, बेहद अहम फैक्टर आप बता रहे हैं। आप नजर बनाए रखें, आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, उसी के साथ साथ राजनीतिक दल पूरे जोर से चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शाम अजमेर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा शाम करीब 4 बजे अजमेर के विजयनगर में होगी। वहीं 5:15 बजे अजमेर के ही नसीराबाद में वो रैली करेंगे। इसके बाद अजमेर में ही 6:30 बजे रोड शो करेंगे। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज सबसे पहले रापाका में चुनावी सभा की। राहुल ने जनता से पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। रापाका के बाद राहुल गांधी नरसमपेट जाएंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वो वारंगल में पदयात्रा भी करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। उन्होंने कहा, इसमें 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन सभी के हित समान हैं, सभी की प्राथमिकताएं समान हैं। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है।
और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। पीएम ने एआई के दौर में प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। पीएम ने कहा कि वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है। उन्होंने कहा, हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़े। जब मैं 5 C's की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट दुबई एयर शो 2023 के लिए दुबई में हैं। उनके साथ रक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधिमंडल भी है। रक्षा क्षेत्र की 5 सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, मिश्र धातु निगम मिधानी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL भी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। यात्रा के दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दुबई एयर शो में अपने संयुक्त अरब अमीरात समकक्ष रक्षा मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद अल बावर्दी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अजय भट्ट ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को शुभकामनाएं दी। मंत्री अल बावर्दी ने 2017 में हस्ताक्षरित व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते के अनुसार रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यात्रा के लिए आभार व्यक्त करते हुए मंत्री अल बावर्दी ने रक्षा राज्य मंत्री के साथ दुबई एयर शो में भाग लेने वाले एडवांस्ड लाइटवेट हेलीकॉप्टर सारंग और लाइटवेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ आने वाली टुकड़ी का दौरा किया। चर्चाओं में 2024 में संयुक्त अभ्यास की योजना और हाल के क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान प्रदान शामिल था।
रक्षा राज्य मंत्री ने अपने समकक्ष अल-बावर्दी को क्षेत्र में शांति, सद्भाव और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारत रक्षा मंडप का भी दौरा किया और HAL, BDL, DRDO, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और अन्य रक्षा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय टीम के साथ बातचीत की। मंडप में भारत के लड़ाकू जेट LCA तेजस सहित प्रमुख उत्पादों के मॉडल प्रदर्शित किए गए। मंत्री ने दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और मौजूदा सहयोग की समीक्षा की। प्रेस से बातचीत के दौरान अजय भट्ट ने दुबई एयर शो में भारत की उपस्थिति पर संतोष व्यक्त किया और चल रही भारत UAE रक्षा साझेदारी पर प्रकाश डाला और इस साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में कुलगाम पुलिस, सेना और CRPF ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुलगाम जिले के समनु गांव में गुरुवार दोपहर से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इसी पर हमारे संवाददाता शब्बीर डार हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये इनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं। चूंकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। तो कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी और हमारे संवाददाता शब्बीर डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को एक बड़ा सफल ऑपरेशन कहा जा सकता है? इस साल की एक बड़ा ऑपरेशन है साउथ कश्मीर रेंज में और जैसा ने सही बात बताया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें 5 आतंकियों को मार गिराया है। ये साउथ कश्मीर का एरिया जो यूजुअली जो है मिलिटेंसी का हार्ट एरिया माना जाता है और आज की जो उपलब्धि है ये एक एनकाउंटर जो हुआ है, एक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट था जो हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों ने वहाँ इस सामनो एरिया जो है ये हिंटरलैंड एरिया है, इन्होंने इसको वहाँ पे घेरा किया और मिलिटेंट की ओर से फायर आया और जिसका जो ऑपरेशन रात देर चला, कल स्टार्ट हुआ था, रात में सस्पेंड हुआ और आज सवेरे जब स्टार्ट हुआ तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। और पता चलता है कि जो 500 आतंकी है साउथ कश्मीर के कुलगाम जिला से ताल्लुक रखते हैं और ये 1-2 साल में आतंकियों में शामिल हुए थे, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन में और काफी ज्यादा वहाँ पे पत्थर में कम्युनिकेशन रिकवर हुई है और पता जाता है कि एक बड़ी उपलब्धि है इस साल की और तो मिलिटेंसी कमर और उनके जो सहयोगी है कश्मीर में उस पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए ये आज की जो है एक बड़ी उपलब्धि मानी। जी शब्बीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की।
विकसित भारत संकल्प यात्रा लद्दाख के जांस्कर और रुंगनाक ब्लॉक पहुंची। ये यात्रा जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर IEC वैन में सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देश भर में दी जा रही है और उद्देश्य है इन कल्याणकारी योजनाओं के संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना रह जाए। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भी कारगिल जिले के घर और चौस्का ए में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप आयोजित किए गए। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने असुरक्षित उपभोक्ता और व्यक्तिगत कर्ज के नियम सख्त कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने उपभोक्ता ऋण के ज्यादा जोखिम भार यानी कि रिस्क वेटेज को 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया। इस फैसले से बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड रखना महंगा हो जाएगा। नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। RBI के मुताबिक ये नियम नए और पुराने दोनों कर्ज पर लागू होंगे। हालांकि आवास, शिक्षा, वाहन कर्ज और सोने के एवज में लिए जाने वाले कर्ज दायरे से बाहर रहेंगे। माइक्रो फाइनेंस लोन और स्वयं सहायता समूह के ऋण भी इससे अलग रहेंगे। अब बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उपभोक्ता और व्यक्तिगत कर्ज के लिए ज्यादा जोखिम का प्रावधान करना होगा। इससे उपभोक्ता कर्ज देने की क्षमता घट जाएगी और बैंक ज्यादा ब्याज पर कर्ज दे सकते हैं। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और इस वक्त हर जगह चर्चा है क्रिकेट विश्व कप की और फाइनल मुकाबले की। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी खबरों के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने ICC विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 213 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 48वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से होगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 को दूसरा फाइनलिस्ट मिल गया है। गुरुवार को खेले गए टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया। अब फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए रोमांचक मुकाबले में जीत के लिए मिले 213 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 48वें ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वार्नर और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। वार्नर ने 29 रन की पारी खेली, जबकि मिचेल मार्श 0 पर आउट हुए। ट्रेविस हेड ने 62 रन की तेज पारी खेली। लाबुशेन 18 और मैक्सवेल 1 रन बनाकर आउट हुए। वहीं स्मिथ 30 रन और इंग्लिश ने 28 रन की पारी खेली। इसके बाद कमिंस और स्टार्क ने संभल कर खेलते हुए टीम को जीत दिला दी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को पहला झटका कप्तान टेम्बा बाउमा के रूप में लगा, जो 0 पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों विकेट के पीछे लपके गए। अफ्रीका इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि टीम को दूसरा झटका क्विंटन डिकॉक के रूप में लगा, जिन्हें जोश हेजलवुड ने 3 रन पर वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद मिलर और क्लास्टेन ने 5वें विकेट के लिए 95 रन जोड़े। क्लास्टेन ने 47 रन की पारी खेली। डेविड मिलर ने एक छोर को संभाले रखते हुए शतक पूरा किया। वो 101 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.4 ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई।
और मैच गंवा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं 12वीं विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत से होगा। दक्षिण अफ्रीका इस प्रतियोगिता में आई थी अपने चोकर स्टैक को हटाने के लिए, लेकिन एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम विफल रही। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान अब 8 मैच पूरा करने के बाद अहमदाबाद की ओर रुख करेगा, जहां उनका सामना भारत, जो 10 मैच जीतकर इस मुकाबले में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है, उस टीम से उनका सामना होगा। ऐसे में गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा मुकाबला हमें सुपर संडे को देखने को मिलेगा। कैमरामैन राजेश विकी के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, कोलकाता। और रविवार को होने वाले फाइनल के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नारायण सिंह। जी नारायण, 20 साल पहले 2003 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मिली थी भारत और ऑस्ट्रेलिया। उस वक्त भी भारतीय टीम शानदार फॉर्म में थी, लेकिन वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 20 साल बाद आपको लगता है कि 2023 के फाइनल में भारतीय टीम उस हार का बदला लेने में कामयाब रहेगी? ग्रज मैच एक देखने को मिलेगा रविवार को। जी बिल्कुल, 20 साल बाद एक बहुत बड़ा थ्रिलर होने वाला है, क्योंकि 2003 का जो विश्व कप का मैच था फाइनल में, उस विश्व कप में भी टीम इंडिया बेहतरीन क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन फाइनल में उनका सामना एक ऐसी टीम से था जो कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके सामने जो भी आता था उनको रौंद देते थे। एक फाइनल, पूरी टूर्नामेंट में भारत ने अच्छा क्रिकेट खेला था उसमें, लेकिन वो फाइनल में वो एक फाइनल हडल था, वहाँ पर रुकी। तो उस लिहाज से भारत के दिमाग में ये रहेगा कि ये ग्रज मैच रहेगा और कोशिश रहेगी भारतीय टीम की पूरी की उस हिसाब को यहाँ पर चुकता किया जाए, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बात करें, जो क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है वो काबिले तारीफ है। हमने विश्व कप में और वर्ल्ड कप और विश्व क्रिकेट में हमेशा डोमिनेंस देखा, जो वेस्ट इंडीज़ का भी डोमिनेंस देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया का भी डोमिनेंस देखा, लेकिन जो डोमिनेंस इंडिया का है, ऐसा डोमिनेंस कभी नहीं देखा गया। जिस मार्जिन से इंडियन टीम्स अपने विपक्षों को यहाँ पर धराशायी कर रही है, वो कह सकते हैं कि काफ़ी एक तरफ से किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय टीम पहले ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में हराया था, जबकि उनके शुरुआती 3 विकेट जल्दी गिर गए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका, जो कि एक फेवरेट मानी जा रही थी, उसको हराया। इंग्लैंड, जो कि ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, उसको हराया। तो एक बेहतरीन टीम खेल रही है, पूरा बैलेंस है भारतीय टीम का। जिस तरह का स्टार्ट रोहित शर्मा भारतीय टीम को दे रहे हैं और जो मिडिल ऑर्डर है जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, तो और बॉलिंग की बात करें, जो हमारे पेसर्स और जो मिडिल ओवर्स में जो हमारे स्पिनर्स मैच को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ है। उस लिहाज से अगर करंट फॉर्म में देखें तो मुश्किल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए विश्व कप का ये फाइनल। बिल्कुल, चलिए, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। छठ के पावन गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। वहीं छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं। और हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की छठ पर्व की और किस तरह के इंतजाम? देखिए रमा, आप तो जानती हैं कि बिहार के लिए छठ का बड़ा महत्व है और साल भर लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि छठ का पर्व आए। और ये 4 दिवसीय पर्व जो है वो आज से ही शुरू हो गया है। मेरे पीछे आप देख रही हैं, ये घाट पर स्नानार्थी अभी भी स्नान चल रहा है। और आज का महत्व ये है कि आज नहाने के बाद सिंपल सा खाना यानी अरवा चावल, दाल और लौकी की सब्ज़ी खाते हैं लोग खुद से अलग चूल्हे पर बना के, क्योंकि इसका चूल्हा भी अलग होता है और पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं। इस समय मैं गांधी घाट पर हूं और यहाँ पूरी तरह से ये घाट तैयार है। परसों जब सूर्यास्त को अर्घ्य देंगे, फिर उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को ये लोग अर्घ्य देंगे और फिर इसके साथ ही ये अनुष्ठान पूरा होगा। तो 4 दिन की कड़ी तपस्या है, जिसके लिए
प्रशासन भी तैयार होता है और लोग भी तैयार होते हैं इस महत्वपूर्ण पर्व को मनाने के लिए। दिवाली के एक हफ्ते बाद लगभग ये पर्व आता है और आपको मैं घाट का थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सुरक्षा के कैसे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ है, जहाँ पर आपको एनडीआरएफ का कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर सारी दवाएं रखी हुई हैं और ताकि कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में उससे निपटा जा सके। क्योंकि अभी पूरा माहौल रंग में नहीं आया है, अभी सिर्फ लोग घाट पे नहाने आते हैं फिर घरों को वापस चले जाते हैं, इसलिए बहुत भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। कल शाम को यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होगी। गांधी घाट जैसे ही बहुत सारे घाटों पर यहाँ से लेकर के गाय घाट तक सारी व्यवस्था की गई है और सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी श्रद्धा पूरी आस्था के साथ श्रद्धालु यहाँ जी सलमान जी रमा, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।